Hello everyone, welcome to IQ Tab. Let's start with the news super analysis for 19th of January 2022. First of all, let's understand कि which all news we have to discuss today. सबसे पहले we have to talk about Enigma. Now what is Enigma? This is a kind of black diamond जो कि recently जिसकी auctioning होने वाली है, ठीक है? तो हम इसके बारे में समझेंगे exactly इसकी क्या खास बात है, क्यों ये न्यूज में है, हम इसको समझेंगे. Second we'll talk about देखिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसके लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब किस तरीके से आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. तो जो चार्जिंग इंफ्रा का जो कंसेप्ट है ना वो इंडिया के अंदर काफी दिनों से चल रहा है. उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स लाए गए हैं और जो हमारी मिनिस्ट्री उसने इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को इशू किया. तो हम इसके बारे में बात करेंगे. थर्ड विल टॉक अबाउट कि जो कोल्ड वेव्स है इंडिया के अंदर वो काफी ज्यादा आ रही है और जो हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी वार्निंग्स भी दी है कि जो डिफरेंट स्टेट्स हैं उसके अंदर कोल्ड वेव्स और ज्यादा इंक्रीज हो सकती है. तो हम इसके बारे में समझेंगे एक्जैक्टली कोल्ड वेव्स का फिनोमेना क्या होता है और कैसे ये आती है और इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है. हम हर एक चीज को प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करेंगे. एंड फाइनली विल टॉक अबाउट जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है उसको हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली इशू क्या है, ठीक है, क्यों ये न्यूज में है. और सेकंड चीज हम समझेंगे कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या क्या चेंजेस होने चाहिए. तो इसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हम ये सारी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे. लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टॉपिक दैट आई हैव टू टॉक अबाउट. इट इज द एनिग्मा. नो इस पर्टिकुलर डायमंड को देखिए. दिस इज अ काइंड ऑफ ब्लैक डायमंड जिसका नाम है एनिग्मा और ये माना जाता है कि अराउंड 555 कैरेट्स का है, ठीक है. अब इसके बारे में समझते हैं. देखिए और न्यूज में ये इसलिए बिकॉज इसकी ऑक्शनिंग होने वाली है अराउंड दुबई के अंदर. इसकी जनवरी 17 को इसकी ऑक्शनिंग होने वाली है और ये माना जाता है कि इट हैज कम फ्रॉम द आउटर स्पेस. नाउ आउटर स्पेस का सीधा सा मतलब है कि इट हैज कम फ्रॉम, माना जाता है कि जब मिटियोर्स वगैरह जब अर्थ के ऊपर आते हैं और गिरे थे ना काफी साल पहले और काफी हजार साल पहले एक्चुअली उसी टाइम में ये पर्टिकुलर डायमंड भी इंडिया के अंदर फॉर्म हुआ था, ठीक है. आई मीन वर्ल्ड के अंदर फॉर्म हुआ था, ठीक है. अब देखिए ये ऑक्शन के टाइम में इसको अनवील किया गया है और दुबई के बाद ये लॉस एंजलिस वगैरह का जाके मतलब एक टाइप का टूर करेगा और उसके बाद इसकी ऑक्शनिंग होगी फाइनली लंदन के अंदर, यानी कि यूके के अंदर इसकी ऑक्शनिंग होने वाली है फरवरी 2022 के अंदर. तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गया आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन. लेकिन आपको जो मेन चीज ध्यान रखना है एनिग्मा क्या है. एनिग्मा एक टाइप का बेसिकली ब्लैक डायमंड है और सेकंड चीज ये आउटर स्पेस से आया हुआ है. अब इस पर्टिकुलर अगर आप एनिग्मा को देखेंगे इसके आसपास में नंबर 5 जो है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रखता है. इसलिए आप इसका नाम देखिए. इसका नेम जो है इसको 555.55 रखा गया इसका नेम, ठीक है, बिकॉज नंबर 5 को इससे बहुत ज्यादा रिलेट किया जाता है. माना जाता है कि इस पर्टिकुलर डायमंड के टोटल 55 फेसेस है, ठीक है. और देखिए फेसेस क्या होते हैं आप देख सकते हैं. ये जितने होते हैं ना जिस तरीके से ये वो मतलब डिजाइन है उसमें टोटल 55 फेसेस है इस पर्टिकुलर डायमंड के अंदर, ठीक है. अब देखिए इसके बाद ये जो डायमंड है माना जा रहा है कि इसकी एवरेज प्राइस जो है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड $6.8 मिलियन जो कि 5 मिलियन ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर होता है. और जो इसको बेच रहे हैं ना उन्होंने ये बोला है कि जो क्रिप्टो करेंसी है क्रिप्टो करेंसी विल बी आल्सो बी एलिजिबल एज अ मोड ऑफ पेमेंट, ठीक है. तो क्रिप्टो करेंसी को भी पे करके इसके अंदर भी पे करके आप इस पर्टिकुलर डायमंड को खरीद सकते हैं. इस तरीके से भी ये ऑक्शनिंग हो सकती है. इस डायमंड का जो शेप है वो एक खामसा एक वर्ड है. खामसा एक अरबिक वर्ड होता है. उस पर्टिकुलर खामसा से ये मिलता जुलता है. खामसा एक एक्चुअली मिडल ईस्टर्न पाम का एक सिंबल है जो कि इट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, ठीक है. तो खामसा जो है इसी पर्टिकुलर शेप में इस पर्टिकुलर डायमंड को रखा गया है. तो अगेन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है खामसा यहाँ पे किसी से रिलेटेड है या एक डायमंड के शेप से रिलेटेड, ठीक है. और ये इसकी प्रोटेक्शन की और इसकी स्ट्रेंथ के को मतलब सिग्निफाई करता है यहाँ पर. अगर आप अरबिक वर्ड जो है ये बेसिकली अरबिक वर्ड है खामसा, उसकी अगर मतलब समझेंगे तो खामसा का मतलब यहाँ पर होता है 5. तो आप देख रहे हैं 5 जो नंबर है इस पर्टिकुलर डायमंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. इसका अगर आप टोटल जो वो है नंबर है वो भी ध्यान रखेंगे तो 555.55 है, ठीक है. तो याद करना भी काफी आसान है. आपको बस हल्का सा बैक ऑफ द माइंड इसको रखना है. और तो ये नंबर जो 5 है उसके डायमंड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसी चीज के लिए काफी ज्यादा न्यूज में आ रहा है. नाउ क्वेश्चन आता है कि ये एक टाइप का कार्बोनेडो डायमंड है. कार्बोनेडो जो डायमंड होता है इसे ही ब्लैक डायमंड कहते हैं, ठीक है. तो ये जो पर्टिकुलर डायमंड है ये भी टाइप का ब्लैक डायमंड है, ठीक है. और माना जाता है कि जब एक एस्ट्रॉइड या फिर मेटेरोइड कुछ जो था वो हमारे अर्थ से टकराया था अराउंड 2.6 बिलियन ईयर्स अगो. तो जब ये टकराया था ना उसी टाइम हमारे अर्थ के अंदर मतलब हमारे जो अर्थ का जो क्रस्ट के अंदर जो है एक पर्टिकुलर पार्ट बनना स्टार्ट हो गया था. उसी के अंदर से ये पर्टिकुलर डायमंड मिला है. और देखिए इससे पहले 2021 के अंदर यानी कि लास्ट ईयर एक और डायमंड ऑलरेडी बिक चुका है जो कि इसी पर्टिकुलर मतलब सेम यहाँ पर इसी टाइप का डायमंड है. इसका नाम था की 10138. नाउ आपको यहाँ पर सिर्फ इसका नेम ध्यान रखना है. इसके बारे में कोई भी प्रॉपर्टीज ध्यान नहीं रखनी है. देखिए अगेन पहले हो गया आपको एनिग्मा, सेकंड हो गया की 10138. ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं. दोनों ही डायमंड के नेम्स हैं, ठीक है. डायमंड के नेम्स हैं. यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस काफी पूछता है. जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा था कि एस टू जो रिसेप्टर है वो किस चीज से रिलेटेड था, राइट. आपको याद होगा कोविड से रिलेटेड था ये. तो ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी लगातार पूछता है जहां पर कुछ ऐसा चीज जिसके नेम से पता ना चले कि एग्जैक्टली वो किस चीज का मतलब क्या है वो चीजें यूपीएससी हमेशा पूछता है. तो
उसी तरीके से की 10138 क्या है और एनिग्मा क्या है, ये दोनों आपको ध्यान रखना है, दोनों ही डायमंड के टाइप्स हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो है, इनमें से एक डायमंड जो है, ये वाला डायमंड जो है जिसका नाम है की 10138, ये ऑलरेडी बिक चुका है, और जो एनिग्मा है उसकी ऑक्शनिंग रिसेंटली होने वाली है। अब देखिए, जो ब्लैक डायमंड होते हैं ना, माना जाता है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो ओरिजिन है, मतलब उस तरीके से ये आए हैं, मतलब उस तरीके से फॉर्म हुए, जैसे कि आप देखा यहाँ पे एस्ट्रॉइड्स या फिर मेटेरॉइड्स जो टकराए थे इंडिया के अंदर आके, अर्थ के अंदर एक्चुअली आकर, उसके कारण ये पर्टिकुलर जो डायमंड है ये फॉर्म होते हैं। अब ब्लैक डायमंड एक्जैक्टली होते क्या है, इसे कार्बोनेडो डायमंड भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, कार्बोनेडो डायमंड जो होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लैक डायमंड, और ये माना जाता है कि जितने भी नेचुरल डायमंड्स हैं, मतलब ऐसे डायमंड जो कि नेचुरली फॉर्म होते हैं, उनमें सबसे टफेस्ट डायमंड जो होता है वो ब्लैक डायमंड्स होते हैं, ठीक है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है, ब्लैक डायमंड प्योर नहीं होते हैं, ठीक है, प्योर नहीं होते, ये पूरी तरीके से इम्प्योर होते हैं। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये माइक्रोपोरस होते हैं, लेकिन इनकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, देखिए कार्बन को अगर आप यहाँ पे प्रेशर के अंदर डालेंगे तो वो ग्रेफाइट फॉर्म करता है, ग्रेफाइट को अगर आप और ज्यादा प्रेशर के अंदर डालेंगे तब जाकर वो डायमंड फॉर्म करता है। तो डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट कार्बन को बेसिकली डायमंड बोला जाता है, और डायमंड को माना जाता है कि दिस इज द टफेस्ट सब्सटेंस या फिर टफेस्ट एक टाइप का मिनरल है जो कि अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो डायमंड की जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा हाई होती है, ठीक है। बट इसके अंदर इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर पोर्स माइक्रो, मतलब बहुत छोटे छोटे पोर्स होने के बावजूद, मतलब छेद, पोर्स का मतलब होता है छेद, ठीक है। इन छेदों की होने के बावजूद इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई है, इसी कारण इसको एक नाम दिया गया है दैट इज कॉल्ड एज पॉलीक्रिस्टलाइन डायमंड, ठीक है। पॉलीक्रिस्टलाइन का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब होता है मतलब बहुत सारे मैनी, और क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जहां पे क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर है, मतलब चीजें टूट सकती है, ठीक है। बट एक्चुअली डायमंड टूट नहीं सकती टाइप का, ये मिसनॉमर है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और एमोर्फस कार्बन तीनों का एक टाइप का मिक्सचर है इस ब्लैक कार्बन के अंदर। मतलब कोई भी ब्लैक कार्बन जो होता है उसके अंदर जो प्योर डायमंड है वो तो होता ही है, साथ में उसके अंदर ग्रेफाइट के कुछ मतलब वो होते हैं पार्टिकल्स होते हैं, और साथ ही साथ कुछ उसके अंदर एमोर्फस कार्बन के कुछ पार्टिकल्स होते हैं। इसलिए माना जाता है कि प्योर डायमंड नहीं होता, उसके अंदर ग्रेफाइट और एमोर्फस कार्बन के भी कुछ ना कुछ जो चीजें हैं वो दिखाई देती है, कुछ पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर डायमंड की बात करेंगे, जो ब्लैक डायमंड होते हैं उसके अंदर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं वो बेसिकली माइनर, बहुत ही छोटे छोटे क्रिस्टलाइन मतलब इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बेसिकली माना जाता है मेटल इंक्लूजन्स के लिए होते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि इस पर्टिकुलर डायमंड के अंदर डायमंड, ग्रेफाइट और कार्बन के अलावा भी कुछ ना कुछ मेटल्स जो हैं कुछ छोटे छोटे अमाउंट्स में यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है। और ये डायमंड जो है बेसिकली अलुवियल जो सॉइल होता है उसी पर्टिकुलर सॉइल से ये निकलता है बेसिकली ये पर्टिकुलर डायमंड, ठीक है। और आपको ये बेसिक चीजें समझ आ रही होंगी। अगर आप इस पर्टिकुलर डायमंड की बात करेंगे, इट इज मोस्ट प्रोमिनेंट, ये ज्यादातर जो पाया जाता है वो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक जो है और स्पेशली जो ब्राजील है, इन दोनों रीजन्स में ज्यादा पाया जाता है। तो अफ्रीका में और ब्राजील में इन सब जगहों पर डायमंड बहुत ज्यादा मिलता है, देखिए सिर्फ ब्लैक डायमंड नहीं, बाकी जितने भी डायमंड होंगे ना, अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो उसका प्रोडक्शन होता है वो कहीं ना कहीं अफ्रीका से ही होता है। इसका नेचुरल कलर जो होता है देखिए हमेशा ब्लैक या फिर डार्क ग्रे होता है, इसीलिए इसको ब्लैक डायमंड बोला जाता है। और ये डायमंड जो है इट इज मोर पोरस देन अदर डायमंड्स, बाकी जितने भी डायमंड्स हैं सबसे ज्यादा पोरस ये ब्लैक डायमंड्स होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अब जो वर्ल्ड के पहले ब्लैक डायमंड्स थे ना, दे वर डिस्कवर्ड इन 1800s इन ब्राजील। अगेन ब्राजील के अंदर इनको पहली बार यहाँ पे डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको जितनी भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इस चीज के बारे में वो प्रॉपर्ली समझ आ गई है। अगेन यहाँ पर जो दो मेन चीजें हैं, वो दो चीज जो इंपॉर्टेंट है वो यही है कि एनिग्मा क्या है और की 10183 जो है, ये दोनों किस चीज को सिग्निफाई करता है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ही टाइप के डायमंड के नेम्स हैं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, मेन चीज, ठीक है। ओके, लेट्स मूव इनटू द सेकंड टॉपिक दैट वी हैव टू टॉक अबाउट। इट इज अबाउट द चार्जिंग इंफ्रा, जो हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए जरूरी है। हम इसके बारे में समझते हैं। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है उसने रिसेंटली कुछ गाइडलाइंस इशू की है, जिसमें उन्होंने ये शो किया है कि जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनको चार्जिंग करने का जो इंफ्रा है उसको कैसे हम बना सकते हैं, मतलब जो चार्जिंग स्टेशन होंगे उसको कौन बनाएगा, कैसे बनाएगा, ये सब उसके बारे में बताया। अब देखिए मिनिस्ट्री ने कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे इशू किए हैं ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसका अडॉप्शन और ज्यादा फास्ट हो सके, ताकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है पहली बात देखिए उसका अडॉप्शन फास्ट हो सके और उसका ज्यादा से ज्यादा लोग उसको अडॉप्ट कर सके। बिकॉज देखिए हम चाहते हैं कि जो हमारा ऐसे जो कन्वेंशनल व्हीकल्स ऐसे कन्वेंशनल कार्स है जो फ्यूल यूज करते हैं, जैसे कि पेट्रोल डीजल ये सब यूज करते हैं, इसको हम हटा करके सीएनजी को हटा करके यहाँ पर हम ऐसे गाड़ियां बनाए जो कि इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर दौड़े। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रन करेंगे तो हम पेट्रोल या फिर जो डीजल का जो खर्चा है हमारा, पहली बात तो वो बचेगा, और सेकंड चीज जो पेट्रोल और डीजल से जो हमारा जो हमारा एनवायरमेंट है उसको इतना ज्यादा प्रॉब्लम होता है, नुकसान होता है, बिकॉज इससे क्या होता है, इससे कार्बन निकलता है, ठीक है। अब कार्बन निकलने के कारण जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग ऑलरेडी काफी इंक्रीज हो रहा है, इन सब चीजों को रोकने के लिए हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और इसी चीज को अडॉप्शन को फास्ट करने के लिए जो हमारे जो मिनिस्ट्रीज है वो इस चीज के लगातार काम कर रही है, इसलिए उन्होंने गाइडलाइंस इशू किया। कुछ रूल समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है इस गाइडलाइंस के अंदर। पहला चीज बोला गया है कि जितनी भी एंटिटीज है, मतलब जितने भी कंपनीज वगैरह हैं जो इस चीज को बनाना चाहती है, उनके साथ साथ अब इंडिविजुअल्स को भी अलाउ किया गया है। मतलब इंडिविजुअल एक कोई भी पर्सन यहाँ पर चार्जिंग स्टेशन बना सकता है और उसको यहाँ पर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी पर्सन सिंपली जाके लाइसेंस मतलब बिना लाइसेंस लिए ही एक चार्जिंग इंफ्रा बना सकता है, बट उसको कुछ टेक्निकल और कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना होगा। ये तो ऑब्वियस बात है। देखिए अगर आप चार्जिंग इंफ्रा बनाएंगे तो वहां पर आपको बैटरीज लगानी होंगी बहुत सारी। अगर आप बैटरीज लगाएंगे तो वहां पर एक्सप्लोजन का खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए आपको कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को आप ध्यान रखना होगा। उसके अलावा आपको कोई भी लाइसेंस वगैरह की जरूरत
नहीं है, ठीक है। पहली चीज तो यहां पर हो गई कि लाइसेंस की जरूरत नहीं है। सेकंड चीज देखिए, अब गाइडलाइन ये भी बोलते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो चार्जर्स होंगे वो आप बेसिकली अपने ऑफिस के आसपास भी बना सकते हैं और होम्स के आसपास भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आप पेट्रोल पंप वगैरह देखेंगे तो पेट्रोल पंप कुछ डेजिग्नेटेड प्लेसेस के अंदर ही होते हैं। आप जैसे देखेंगे तो एक टाइप का रूल आप मान सकते हैं कि हर एक 5 से 10 किलोमीटर के बीच में एटलीस्ट एक पेट्रोल पंप होना चाहिए, ऐसा इंडिया के अंदर माना जाता है, ठीक है। बट जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें ये बोला गया है कि आप किसी भी ऑफिस और किसी भी होम के आसपास में इस चार्जिंग इंफ्रा को बना सकते हैं। बेसिकली एक टाइप का एक वे है जिससे गवर्नमेंट चाहती है कि चार्जिंग इंफ्रा के जो स्टेशन है, चार्जिंग स्टेशन है, वो बहुत ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो। बिकॉज अगर कल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंक्रीज होगा तो एक चीज जो चाहिए होगी वो होगी चार्जिंग स्टेशन। तभी तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रॉपर्ली उसको मतलब वो पाएगा, ठीक है, मतलब प्रॉपर्ली चार्ज हो पाएगा। अब देखिए, गाइडलाइंस ये भी बोलती है कि जो पब्लिक चार्जिंग स्टेशन होंगे उनके साथ साथ जो इंडिविजुअल ओनर्स है वो भी अपने चार्जिंग स्टेशन बना सकते हैं, जैसा हमने ऊपर बात कर लिया, ठीक है। अब देखिए, गाइडलाइंस यहां पर बोलते हैं कि टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक है। एग्नोस्टिक का मतलब होता है जो किसी एक चीज पे बिलीव नहीं करते। इसका मतलब क्या है, यहां पर बोला गया है कि जब भी आपको चार्जिंग इंफ्रा बनाना है तो यहां पर किसी एक टेक्नोलॉजी को लेकर आप मतलब बनाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपको कोई भी टेक्नोलॉजी जो यहां पर आपको वहां पर मतलब हेल्प करे उस चार्जिंग इंफ्रा को बनाने में, आप उस चीज को यूज करके उस पर्टिकुलर चार्जिंग इंफ्रा को बना सकते हैं, ठीक है। तो उस चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के साथ रोका नहीं गया है किसी भी एक पर्टिकुलर एंटिटी को। कोई भी जो बनाना चाहता है वो आगे जाकर किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज करके उन चीजों को बना सकता है, ठीक है। अगर कोई लिथियम को लेकर मतलब यूज करके बना रहा है तो वो भी पूरी तरीके से एक्सेप्टेबल है, और कोई और अगर वो मतलब मेथड यूज करना चाहते हैं वो भी पूरी तरह से एक्सेप्टेबल है। बिकॉज इससे क्या होगा, इससे पहली बात तो वैरायटी आएगी और सेकंड चीज हमें बेटर आइडियाज मिलेंगे। अब जितने भी गाइडलाइंस वगैरह आई हैं, देखिए जितने भी इंडियंस हैं, कोई इंडियन लोग अगर मतलब इस चीज को बनाना चाहते हैं उनके लिए तो एप्लीकेबल है ही। साथ में कोई अगर इंटरनेशनल कोई मान लीजिए कंपनी है जो इंडिया में आके, जैसे कि मान लीजिए कोई भी कंपनी है जो क्या आके अपना कोई खुद का चार्जिंग इंफ्रा बनाना चाहती है, उस पर्टिकुलर इंटरनेशनल बॉडीज के ऊपर भी ये स्टैंडर्ड जो है पूरी तरीके से लागू होंगे। मतलब उनको भी इस पर्टिकुलर चीज को फॉलो करना होगा। अब इस गाइडलाइंस की अगर हम बात करेंगे, दे हैव इंट्रोड्यूस्ड रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल का मतलब क्या है कि देखिए, जो प्राइवेट बॉडीज है या फिर जो इंडिविजुअल एंटिटीज है वो जब इस चार्जिंग इंफ्रा को लगाएंगे तो ऑब्वियसली जो बाकी लोग हैं वो भी जाकर वहां पे अपना व्हीकल को चार्ज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर वो व्हीकल चार्ज कर सकते हैं मतलब यहां पर कुछ वो पैसा लेंगे, कुछ फीस लेंगे। अब इस फीस को यहां पर शेयर करना होगा उनको गवर्नमेंट के साथ। अब साथ ही साथ ये बोला गया है गवर्नमेंट वहां पर लैंड प्रोवाइड करेगी ऐसे चार्जिंग इंफ्रा को बनाने के लिए अगर आपको चाहिए तो। और उन एरियाज में अगर आप जितने भी चार्ज करेंगे मतलब पर यूनिट आपको ₹1 देना होगा गवर्नमेंट को। तो बेसिकली एक टाइप का टोकन फी है, ठीक है। टोकन फी की तरह मान रहे हैं। देखिए, ये फीस को बहुत ज्यादा हाई नहीं रखा गया है, बहुत ही नॉर्मल रखा गया है। यहाँ पे एक यूनिट का ₹1 ले रही है गवर्नमेंट, ठीक है, एक टैक्स के रूप में ले रही है। अब इसके अगर देखेंगे तो सिंगल पार्ट जो टैक्स है वो भी कलेक्ट किया जाएगा हर एक बैटरी चार्जिंग स्टेशन से, जहां पर बोला गया है कि जितने भी टैक्सेस होंगे, जितने भी टैरिफ होगा, दैट शैल नॉट एक्सीड द एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई। इसका मतलब क्या है, एवरेज कॉस्ट ऑफ सप्लाई। देखिए, एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पर अगर आप चार्ज कर रहे हैं तो एवरेज जितना आपको कॉस्ट पड़ रहा है एक यूनिट को चार्ज करने में, उससे ज्यादा आपको टैक्सेस नहीं देना पड़ेगा। मतलब आपको बेसिकली काफी कम टैक्सेस के अंदर ये चीज करना है, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला है, ठीक है। और ये चीज मार्च 2025 तक चलेगी। ये बेसिकली टाइप का मतलब लोगों को बोला जा रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस लगाइए, हम आपसे ज्यादा टैक्सेस नहीं लेंगे, ठीक है। टैक्सेस को यहां पर रिड्यूस किया जा रहा है ताकि लोगों को यहां पर कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। एंड अब जितने भी देखिए टैरिफ होंगे, जितने भी टैक्सेस होंगे, दे विल बी कलेक्टेड फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, साथ ही साथ डोमेस्टिक चार्जिंग के लिए भी। तो पहली बात तो देखिए, कोई भी पर्सन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेगा वो जाकर खुद के लिए अगर डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा, मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने अगर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदी और मैंने अगर अपने लिए एक इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन बनाया, ठीक है, और मैं खुद की गाड़ी वहां पर चार्ज कर रहा हूं, तो उसके लिए भी मुझे अपना एक टैक्स पे करना पड़ेगा। और सेकंड चीज, अगर मैं अपने उस चार्जिंग स्टेशन को दूसरों के लिए यूज कर रहा हूं, मतलब डोमेस्टिक चार्जिंग स्टेशन की तरह यूज कर रहा हूं, जहां पे कोई दूसरा पर्सन आकर भी वहां पर अपनी गाड़ी को चार्ज कर पा रहा है, तो उसके लिए भी मुझे टैक्सेस देने पड़ेंगे, ठीक है। तो दोनों चीजों के लिए टैक्स देना पड़ेगा एंड दैट इज अ वेरी नॉर्मल थिंग। अब ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो है बीईई, उसको ये चीज की मतलब रिस्पांसिबिलिटी दी गई है दैट दे विल क्रिएट अ ऑनलाइन डेटाबेस। वो एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाएगा जिसके अंदर एक मतलब टाइम में इंडिया के अंदर कितने पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है इन सबको वहां पर प्रॉपर्ली रिकॉर्ड रखना होगा, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, देखिए एक रिकॉर्ड रखेंगे तभी तो कल को हमें मालूम चलेगा ना कि एक्जेक्टली हमारे पास टोटल चार्जिंग स्टेशन कितने हैं। उसके हिसाब से फिर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की लिए जो बाकी स्टेशन चाहिए होंगे, जो चार्जिंग स्टेशन चाहिए होंगे, उसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज करना है, इन सब चीजों को बाकी मतलब बाद में आपको जो डिसीजंस लेने होंगे उसके लिए आपको डेटा अभी से ही कलेक्ट करना होगा। इसके अलावा बीई जो है, जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी है, वो एक सॉफ्टवेयर बनाएगा, साथ में एक वेब पोर्टल बनाएगा और एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाएगा ताकि इन सब चीजों का प्रॉपर डेटाबेस यहाँ पर प्रॉपर्ली रखा जा सके, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही है। अब जो एक गाइडलाइंस रिसेंटली इशू हुई है उसमें ये बोला गया है टोटल जो 9 मेजर सिटीज हैं वहां पर आप मतलब वहां के लिए कुछ एक्स्ट्रा रूल्स मतलब बनाए गए हैं, जहां पर कुछ एक्शन प्लान बनाए गए हैं कि इन एरियाज में हम चार्जिंग इंफ्रा को और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए, मजबूत करने के लिए और स्टेप्स लेंगे। तो कौन कौन से, पहली बात तो शहर है वो चेन्नई, पुणे, सूरत, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद, मुंबई, बैंगलोर और दिल्ली। ये 9 सिटीज ऐसी है जहां पर इस चार्जिंग इंफ्रा को बनाने के लिए कुछ एक्शन प्लान की तरह मतलब फास्ट फॉरवर्ड करके, मतलब काफी ज्यादा इस पे मेहनत करके, काफी ज्यादा इसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करके यहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। बिकॉज ये वो सिटीज है जो कि सबसे ज्यादा डेवलप्ड है और माना जा रहा है कि आगे जाकर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो बिकेंगी सबसे ज्यादा इन्हीं शहरों में बिकेंगी।
तो बेसिकली सबसे पहले इनको आपको डेवलप करना है। सबसे पहले जितने भी इंफ्रा जो जरूरी है आप पहले इन शहरों में लगाइए, फिर धीरे धीरे बाकी शहरों में भी लग जाएंगे। अब स्टार्टिंग का जो टारगेट रखा गया है वो माना गया है कि अराउंड 3000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशन हमें बनाने हैं अगले कुछ दिनों के अंदर, और दे विल बी क्रिएटेड अंडर बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो। ना ये क्या होता है, ये एक टाइप का टर्म है जो कि शो करता है कि मान लीजिए कि अगर 5 साल का अगर आपने कंसेप्ट लिया हुआ है तो 5 साल आपको कुछ इस तरीके से काम करना है, मतलब ये सोच के काम करना है कि पीपल का एटीट्यूड चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए कि आज के दिन में लोग जो है 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये मानना होगा कि अगले 5 साल तक भी लोग 10-10 इलेक्ट्रिक व्हीकल ही खरीदेंगे और आपको उसी के हिसाब से, उसी स्पीड से, आपको उसी पेस से मूव करना है। तो जब तक ये देखिए, जब तक ये 3000 की चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे ना, तब तक आपको बिजनेस एज यूजुअल सिनेरियो के अंदर काम करना है, बिकॉज इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर आप मतलब अगर काम करते रहेंगे तो आप बेसिकली ये मान सकते हैं कि जो लोग आज सोच रहे हैं ना, मतलब जैसा लोगों का आज बेसिकली एटीट्यूड है कि हाँ मुझे इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदना है, उसी सेम एटीट्यूड से यहां पर आगे भी काम करना, मतलब आगे भी काम होता रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रॉब्लम आगे जाकर बढ़ेगी नहीं, ठीक है, प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं तो इससे क्या होगा, किसी भी टाइप के इश्यूज में, मतलब अगर कोई भी पीपल का एटीट्यूड अगर आगे जाकर चेंज होता भी है, तब तक आपको यहां पर कोई भी चेंजेस लाने की जरूरत नहीं है, जब तक वो 3000 चार्जिंग स्टेशन बन नहीं जाते हैं। सेकंड चीज बोला गया, जब 3000 बन जाएंगे उसके बाद आपको यहां पर 46,000 चार्जिंग स्टेशन और बनाने हैं, जो कि एग्रेसिव सिनेरियो के अंदर बनाना है। इसका मतलब क्या है, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, मतलब मान लीजिए अब जब 3000 बन गए तो ये तो बेसिक नीड्स थे, जब बेसिक नीड कंप्लीट हो गई यहां पर, उसके बाद जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल यहां पर इंक्रीज होगी ना, वैसे वैसे यहां पर चार्जिंग स्टेशन आपको इंक्रीज करने हैं। मतलब ये 46,000 चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए आपको रेडी रहना है, जैसे ही आपको नीड आती है वैसे ही आपको उस चीज को बनाना स्टार्ट कर देना है। और इसके अलावा अराउंड 23,000 चार्जिंग स्टेशन आपको धीरे धीरे बनाते रहने हैं मॉडरेट सिनेरियो के अंदर। मतलब आपको वेट नहीं करना है कि जब डिमांड आएगा उसके बाद बनाऊंगा, उसके पहले ही आपको धीरे धीरे आप बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 सिनेरियोस थे जिसके अंदर चार्जिंग इंफ्रा बनेंगे यहां पे। अब देखिए, जो हमारा इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है उसके अंदर 100% एफडीआई अलाउड है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि उसके अंदर मतलब कोई भी बाहर की कंपनी आके, कोई भी जो इंटरनेशनल कंपनी आकर इनमें डायरेक्टली इसमें इन्वेस्ट कर सकती है ऑटोमेटिक रूट के थ्रू। इसका मतलब क्या है, 100% एफडीआई आपको, मतलब पूरी तरीके से आपको पैसा, एक कंपनी को पूरी तरीके से ओन कर सकते हो, उसके लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 100% एफडीआई इसके अंदर अलाउड है। अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिसेंट टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि अगले कुछ सालों में, अगले 5 सालों के अंदर हमें जितने भी प्राइवेट कार्स होते हैं उसको, मतलब कार को कुछ इतने कार्स बेचने हैं कि जितने भी टोटल बिक रहे हैं उसके 30% कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले कार्स होने चाहिए। अब जितने भी 2 व्हीलर्स और जितने भी 3 व्हीलर्स हो रहे हैं उसमें अराउंड 80% 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के होने चाहिए। एंड सिमिलरली जितने भी कमर्शियल व्हीकल्स बिक रहे हैं उसमें 70% ज्यादा जो व्हीकल्स हैं दे शुड बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो आई होप आप समझ गए कि ये इंडिया का एक्जैक्टली टारगेट है, इंडिया इस चीज को अचीव करना चाहता है अगले कुछ सालों के अंदर, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड टॉपिक था। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए, इंडिया की जो स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया वाला पार्ट है वहां पे कोल्ड वेव चल रही है, और कोल्ड वेव के कारण जो हो रहा है यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो नॉर्दर्न इंडिया और स्पेशली जो बाकी जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है वहां पे सिवियर कोल्ड वेव आ रखा है, ठीक है। और इसके लिए जो वार्निंग्स है वो जो हमारा आईएमडी यानी कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने काफी ज्यादा वार्निंग्स वगैरह इशू की हुई है कि कुछ नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर ये कोल्ड वेव फिर से आने वाली है। अब देखिए, अगर हम कोल्ड वेव का कंसेप्ट समझे तो आपको देखिए हमेशा ध्यान रखना है कि कोल्ड वेव जो होता है इट इज डिफरेंट फॉर द प्लेन्स एंड द माउंटेन्स। देखिए, प्लेन वाली जितने भी एरियाज और माउंटेन के जो जितने भी एरियाज है दोनों के लिए कोल्ड वेव्स अलग अलग होती है। क्यों? इसका रीजन ये है कि प्लेन का जो कंडीशन है ना, प्लेन का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मॉडरेट रहता है, बट जो माउंटेन का जो टेम्परेचर है वो हमेशा नॉर्मली, मतलब नॉर्मल से ज्यादा कोल्ड रहता है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो भी यहाँ पर होगा ना उससे ऑटोमेटिकली यहाँ पर कोल्ड होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अब अगर आप इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का बात समझेंगे तो कोल्ड होती क्या है, कोल्ड वेव क्या होती है? देखिए, कोल्ड वेव वो मतलब सिनेरियो होती है, वो वाली कंडीशन होती है जब हमारा टेम्परेचर जो है वो 10 डिग्री के नीचे चला जाता है, ठीक है। या तो हमारा टेम्परेचर 10 डिग्री के नीचे चला जाए, या फिर जो मिनिमम टेम्परेचर एक पर्टिकुलर डे का, मतलब जिस जहां तक वो टेम्परेचर डिप किया है दैट शुड बी अराउंड 4.5 डिग्री सेल्सियस। अगर तो टेम्परेचर इतना चला गया इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोल्ड वेव आया हुआ है, अगर ये प्लेन एरिया है तो, ठीक है। अगर वो हिली एरियाज है इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पे 4.5 डिग्री है ना, ये डिक्रीज होकर यहाँ पर 0 डिग्री आना चाहिए। अगर हिली एरियाज में टेम्परेचर कभी भी 0 डिग्री हो गया इसका मतलब है कि वहां पर कोल्ड वेव्स आई हुई है। और सेकंड चीज क्या है कि अगर नॉर्दर्न इंडिया के अंदर, मतलब प्लेन एरिया के अंदर कभी भी टेम्परेचर अगर 4.5 डिग्री तक चला गया इसका मतलब है कि वहां पर कोल्ड वेव आई हुई है। अब आपको ये बेसिक जो डिफरेंस था वो समझ आ गया। ये तो था मतलब कि जब नॉर्मल कंडीशन होगा तब। अब देखिए, एक चीज होती है सिवियर कोल्ड वेव। सिवियर कोल्ड वेव वो चीज है जो कि एक्चुअली अभी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर काफी एरियाज में आ रखी है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि नॉर्मल जो भी मतलब जब भी नॉर्मल कोल्ड वेव होती है उससे भी अगर 6.4 डिग्री आपका टेम्परेचर कम हो जाए तो देखिए, नॉर्मल कोल्ड वेव कितना बोला आपने, 10 डिग्री मतलब के आसपास मान सकते हैं। तो 10 डिग्री के आसपास अगर एक नॉर्मल मतलब टेम्परेचर पहुंच जाता है तो उसे हम बोलते हैं कि कोल्ड वेव आ चुका है। तो कोल्ड वेव से अगर 6 डिग्री मतलब 6.4 डिग्री पर नीचे हो जाए इसका मतलब क्या है, अराउंड 3.6 डिग्री तक अगर टेम्परेचर हो जाए तो उसे हम कोल्ड वेव कह सकते हैं। या फिर अगर टेम्परेचर डिक्रीज होकर 2 डिग्री तक पहुंच जाए तो वो सीवियर कोल्ड वेव होता है,
ठीक है, आप समझ गए कि टेम्परेचर अगर 2 डिग्री से लेकर के 3.6 डिग्री तक के बीच में है, इसका मतलब है कि उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सिर्फ कोल्ड वेव नहीं है, सिवियर कोल्ड वेव है, मतलब कोल्ड वेव का की जो सिवियरिटी है काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब आईएमडी के अगर आप समझेंगे, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उन्होंने एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि कोल्ड वेव जो होता है एक ऐसा कंडीशन होता है जिसके अंदर एयर टेम्परेचर इतनी ज्यादा डिक्रीज हो जाती है, इतना ज्यादा मतलब वो हो जाता है कि इट बिकम्स फेटल। फेटल मतलब ये आगे जाकर डेथ भी कॉज कर सकती है, ह्यूमन बॉडी अगर इसके एक्सपोजर में आएगा तो आगे जाकर उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ये बेसिक कोल्ड वेव्स है। बट द क्वेश्चन है कि इतना कोल्ड वेव्स क्यों आ रही है, इसका एग्जैक्ट रीजन क्या है। अब देखिए, इसका अगर आप सिंपल समझेंगे तो अगर सिंपल वर्ड्स में इसका सीधा सा आंसर है कि नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स क्या है, देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है, ये अगर आप समझेंगे, हम सॉरी, देखिए ये देखिए ये हमारा इंडिया है, ठीक है। अगर आप नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स का बात करेंगे तो दीज विंड्स आर कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स, ठीक है, जो उस साइड से आती हैं, हमारे मतलब जो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उस साइड से आती हैं, जो कि एक्चुअली चिली विंड्स को लेकर, जो ठंडी विंड्स को लेकर आती है हायर एल्टीट्यूड से, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हायर लैटिट्यूड से है, हमारे जो पोलर वाले पार्ट है, वहां से कोल्ड वेव्स को लेकर आती है, और जो हमारा प्लेन एरियाज है वहां तक की टेम्परेचर लेकर आती है, ठीक है। इसी कारण यहाँ पर कोल्ड वेव्स आती है। अब ये जो वेव्स है ना, ये पर्टिकुलर नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स ये हर साल आती हैं, लेकिन इसको रोक दिया जाता है बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या है, उससे पहले देखिए आप ये वाला मैप समझिए। ये देखिए, ये वाला जो आप देख रहे हैं टेम्परेचर, ये ऊपर से जो जितने भी ये आती है ना, दे आर कॉल्ड एज यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न वेव्स, जो कि इस पर्टिकुलर रीजन से यहाँ पर फ्लो करते हैं और इस पूरे रीजन में यहाँ पर कोल्ड वेव्स यहाँ पर क्रिएट करते हैं। ठंड का जो मौसम है यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होती है, देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का सीधा सा मतलब है जो मेडिटेरियन वाला सी है, जो मेडिटेरियन सी का रीजन है, यहाँ पर यहां से जो हवा होता है ये मॉइस्चर पिकअप करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा रहा हूँ। देखिए यहां से क्या होता है, यहां से मतलब मॉइस्चर को पिकअप करके वो इस तरीके से इस यहां से मूव करता है और पाकिस्तान, ईरान, मतलब ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए इंडिया पे आता है और इंडिया पे आके यहाँ पर बारिश कॉज करता है, ठीक है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वाला जब रीजन होता है तो इंडिया के अंदर आके बारिश कॉज करता है। अब देखिए, जब भी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आता है ना, तो एक्चुअली इस एरिया से जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स होती है ना, उसको यहाँ पर रोक देता है, ठीक है। रोकने के कारण यहाँ पर मतलब यहाँ पर खुद ही आ जाता है, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस खुद आ जाता है, बिकॉज इसके अंदर मॉइस्चर होता है, और ये मॉइस्चर जो होता है वो ज्यादा हैवी होती है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को यहाँ पर पूरी तरीके, इस पर्टिकुलर एयर को पूरी तरीके से डिस्प्लेस कर देता है, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न साइड से आ रही होती है। अब तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड वाली जो एयर होती है उसके अंदर देखिए मॉइस्चर काफी होता है। मॉइस्चर होता है, इसका मतलब क्या है कि जो हवा होती है काफी ज्यादा ठंडी होती है, कोल्ड होती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा कोल्ड नहीं होती जितनी कि वेस्ट, मतलब उतनी ज्यादा मॉइस्चर उसके अंदर नहीं होता जितना कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के अंदर होता है, बिकॉज ऑब्वियसली इनके अंदर पानी होता है, ठीक है। तो ये ज्यादा हैवी होने के कारण जो होते हैं, जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड्स है उसको पूरी तरीके से डिस्प्लेस करते हैं और वो इस तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब यही जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो हर बार जब इधर आती है तो उसके कारण यहाँ पर जो हमारा जो कोल्ड वेव्स है वो हर साल नहीं आ पाती है। लेकिन इस साल क्या हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस यहाँ पर वीक हो गई है, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वीक होने के कारण यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हुआ ही नहीं, इसका मतलब है बारिश काफी कम हो रही है। जहां हो रही है वो ज्यादा बारिश हो रही है, बट एवरेज अगर आप रेनफॉल देखेंगे काफी कम हो रही है। उसके कारण जो ये जो कोल्डन जो मतलब कोल्ड जो नॉर्थ वेस्टर्लीज जो थी वो हमारे टेम्परेचर में आ रही है, मतलब हमारे एरियाज में आ गई है, उसके कारण हमारे यहाँ पे कोल्ड वेव्स आ गई है। अब आपको बेसिक चीजें समझ आ गई। अब देखिए सेकंड चीजें यहाँ पर है कि सेकंड चीज जो होती है वो होती है लानीना। लानीना और एल नीनो का यहाँ पर कंसेप्ट है, उसको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली लानीना और जो एल नीनो है उसका कंसेप्ट क्या होता है। अब देखिए, अगर आप एल नीनो और लानीना को समझेंगे, बेसिकली एनसो का पार्ट होता है, एनसो एक टाइप का साइकिल होता है, एनसो का फुल फॉर्म होता है एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा पहले डीप में समझते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है, उसके बाद हम समझेंगे एग्जैक्टली कि बाकी फिनोमिना क्या है। अब देखिए, अगर आप इसको समझेंगे एग्जैक्टली एल नीनो क्या है, लानीना क्या है, तो बेसिकली दो टाइप के नेचुरल क्लाइमेट फिनोमिना है, जो कि पहली बात तो ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशंस के अंदर होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे वेदर कंडीशन को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं पूरे के पूरे वर्ल्ड को, सिर्फ इंडिया के पार्ट को नहीं, पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इसको समझते हैं पहले हम कि एल नीनो क्या होता है और लानीना क्या होता है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे, देखिए दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये एशिया वाला पार्ट है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्थ अमेरिका पार्ट है, ये साउथ अमेरिका का पार्ट है, और ये वाला पार्ट ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। सिमिलरली ये एशिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये नॉर्थ अमेरिका है और ये साउथ अमेरिका है। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को समझिए। एक एवरेज जो एक नॉर्मल जो सिनेरियो होता है उसमें क्या होता है कि जो ट्रेड विंड्स होती है वो इस तरीके से मूव करती है, ठीक है। ट्रेड विंड्स यहाँ पे मूव करने का, देखिए ये वाला पार्ट जो है जहां से इक्वेटर मूव करता है, राइट। अगर इक्वेटर यहाँ पे मूव करता है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर पूरे साल मतलब सन का जो रेज है वो लगातार यहाँ पे पड़ती है, उसके कारण यहाँ का जो पानी है, जो अपर मोस्ट जो लेयर होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। अब ये वाला पानी गर्म होने के कारण क्या होता है, अब जब यहां पे ट्रेड विंड्स मूव करती है ना, ट्रेड विंड्स इस तरफ से, तो ट्रेड विंड्स क्या करती हैं, इन गर्म पानी के पैचेस को इस तरफ लेके जाती है, ठीक है, यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है उस तरफ लेकर आती है। ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट की तरफ जब लेकर आती है तो यहां पर क्या होता है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर काफी ज्यादा यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो राइज होता है। टेम्परेचर राइज होता है तो क्या होता है, जो प्रेशर है वहां पे रिड्यूस होता है, बिकॉज देखिए जब टेम्परेचर राइज होता है इसका मतलब क्या है, जो एयर होता है वो हॉट हो जाता है, और हॉट एयर हमेशा राइज करता है। हॉट एयर जब राइज करेगा तो पानी हमेशा गर्म पानी ऊपर जाएगा, राइट। पानी जब गर्म ऊपर जाएगा तो ऊपर जाकर क्या होगा, ऊपर जाकर क्लाउड्स फॉर्म करेगा, क्लाउड्स फॉर्म करेगा तो यहाँ पर आएगा वो बारिश करता है, ठीक है, यहाँ पर वो रेनफॉल कॉज करता है। ये सिंपल कंसेप्ट है नॉर्मल कंडीशंस का, ठीक है। और लानीना के अंदर भी कहीं ना कहीं यही होता है।
अब लानिना को फिर से समझते हैं। उससे पहले हम एलिनो को समझते हैं कि एग्जैक्टली एलिनो में क्या हो रहा है। अब एलिनो को अगर आपको समझना है तो सेम चीजें आप याद कीजिए। पहली बात तो कि इक्वेटर वाला पार्ट है, ये इक्वेटर में क्या हो रहा है, यहाँ पर इक्वेटर है, इसका मतलब है इस पूरे पार्ट में काफी ज्यादा गर्मी होगी। एलिनो कंडीशन वो कंडीशन होता है जहां पर जो ट्रेड विंड्स है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, वीक होती है। तो ट्रेड विंड्स का देखिए नॉर्मल डायरेक्शन इस तरफ होता है। अगर ट्रेड विंड्स मूव करती है तो इस गर्म हवा के पैचेस को वो इस तरफ लेके जाती है, बट ट्रेड विंड्स यहाँ पर वीक होने के कारण क्या होता है, जो जितने भी यहाँ पर गर्म चीजें हैं ना, जितना भी गर्म पानी है वो यहाँ पर आके जमा होने लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब जमा होता है ना, जब गर्म पानी इस तरफ यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साइड में जब यहाँ पर गर्म होता है तो यहाँ पर पानी राइज करता है, यहाँ पे क्लाउड्स फॉर्म करता है और यहीं पे बारिश कॉज करता है। ठीक है, ये सिंपल कंडीशन है एल नीनो का। अब देखिए जब यहां पे ये बारिश कॉज करेगा तो इसका मतलब क्या है, सारा का सारा पानी इधर है, सारा पानी इधर होने के कारण जो हमारा इंडिया वाला पार्ट है यहां पर ये ड्रॉट्स आते हैं। ड्रॉट्स का मतलब क्या है, यहां पर बारिश बिल्कुल नहीं होती है। देखिए बिकॉज जितना भी यहां का पानी था वो सारा का सारा पानी इस तरफ जाता है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की तरफ जाता है। उसके कारण ये वाला पार्ट जो है, पेरू वाला जो स्पेशली जो कंट्री है, यहां पर काफी ज्यादा फ्लड्स होती है। और ये पूरा रीजन जो है यहां पर बहुत ही ज्यादा डिवास्टेटिंग फ्लड्स आते हैं हर साल। जब भी एल नीनो आता है तो वहां पर हमेशा फ्लड्स आएंगे और इंडिया के पार्ट में, ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में यहां पर पूरी तरीके से ड्रॉट आ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। ठीक है, इसका एग्जैक्ट रिवर्स कंडीशन जो है वो लानिना कंडीशन है। अगेन समझते हैं इसका मतलब क्या है, ट्रेड विंड्स यहां पर फिर से स्ट्रांग हो जाती है। ट्रेड विंड्स स्ट्रांग होने के कारण जितना भी गर्म पानी के पैचेस थे यहां पर मूव करके इस तरफ आ जाते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कोस्ट के आसपास आते हैं। मतलब नॉट बेसिकली इंडिया की कोस्ट, बट ये जो हमारा साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है यहां पर पहुंच जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, यहां से पानी राइज होना स्टार्ट होता है, यहां पर क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहीं पे बारिश होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये जो बारिश यहां पर करती है इसके कारण यहां पर जो अबव एवरेज रेनफॉल होता है हर साल यहां पर। ठीक है, अब लानिना इस साल का जो कंडीशन है टेक्निकली लानिना का कंडीशन है, बट ये लानिना अभी तक उतना स्ट्रांगली आया नहीं है, इसी कारण यहां पर प्रॉब्लम्स हो रही है, इसी कारण यहां पर नहीं आ रहा है। तो आप बेसिक आई होप आप बेसिकली समझ गए कि एल नीनो की क्या है। एल नीनो का कंडीशन वो होता है जहां पर सी सरफेस जो है, मतलब जो टेंपरेचर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। कहां पे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पार्ट में। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का पार्ट में जो वहां पर जो सी टेंपरेचर है काफी ज्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है, वो बढ़ने के कारण यहां पे बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, मतलब वहां पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, लो प्रेशर के कारण पानी ऊपर जाता है, मतलब जो गर्म हवा है वो ऊपर जाता है, ऊपर जो क्लाउड है वो फॉर्म करता है और वहीं पे बारिश कॉज करता है। ये एल नीनो का सिंपल कंडीशन है। एल नीनो में आपको ध्यान रखना है, एल नीनो के टाइम में इंडिया के अंदर ड्रॉट्स आएंगे और नॉर्थ अमेरिका के अंदर फ्लड्स आएंगे। ठीक है, सेकंड होता है लानिना कंडीशन। लानिना कंडीशन में क्या होता है, जो ईस्टर्न पैसिफिक वाला पार्ट है, यानी कि यही वाला जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका पार्ट है, यहां पर कोल्डर हो जाएगा। कोल्ड होगा इसका मतलब क्या है, सारा का सारा जो वार्म टेंपरेचर है वो इस तरफ आ जाएगा। इस तरफ आने के कारण क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया और जो इंडिया वाला पार्ट है यहां पर मतलब एवरेज से ज्यादा बारिश होती है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर फ्लड्स आते हैं, और लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका वाला पार्ट है वहां पर बारिश बहुत कम होने के कारण यहां पे ड्रॉट्स आती है। आई होप आप ये दोनों चीजें प्रॉपर्ली समझ गए कि एग्जैक्टली एल नीनो और लानिना के बीच का कंसेप्ट क्या है। इन दोनों को कंबाइन करके कहते हैं एनसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, इन्हें ये बोला जाता है। ठीक है, और आपका इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको प्रॉपर्ली समझ आ गया। अब समझते हैं कि लानिना का एग्जैक्टली जो वेदर चेंजेस होते हैं क्या होते हैं। अब जितने भी हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला पार्ट होगा, जितना भी सेंट्रल एशिया वाला पार्ट होगा, आपको ध्यान रखना है वहां पर जो रेनफॉल है वो एवरेज से मतलब वो हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया के आसपास में बारिश होगी, तो इन पर्टिकुलर यानी कि अफ्रीका तक यहाँ पर बारिश पहुंच नहीं पाती है, पानी यहाँ पर पहुंच नहीं पाता सेंट्रल एशिया तक, इसी कारण इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर बारिश नहीं होगी। अब बारिश ना होने के कारण देखिए, सेंट्रल एशिया के अंदर अगर बारिश नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है, सेंट्रल एशिया, ईस्ट एशिया, जो ईस्ट अफ्रीका वाला पार्ट है, मतलब ये जो जितने भी पार्ट्स हैं यहां पर कंडीशन काफी ज्यादा ड्राई हो जाती है। ठीक है, बिकॉज बारिश यहां तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जो अफ्रीका का नीचे वाला पार्ट है, जो साउथ वाला पार्ट है, यहां पर बारिश बढ़ जाती है, यहां पर इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि अफ्रीका वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ डायरेक्टली टच में है, मतलब ऑस्ट्रेलिया के साथ डायरेक्टली उसका कांटेक्ट होता है। तो ऑल्दो यहां तक मतलब नहीं पहुंच पाता है बिकॉज एशिया बीच में आ जाता है, लेकिन जो नीचे वाला पार्ट है अफ्रीका का वहां तक बारिश मतलब वहां पर तक पानी पहुंच जाता है और यहां पर काफी ज्यादा यहां पर रेनफॉल होती है लानिना के कंडीशन में। इसके अलावा जो हमारा साउथ वेस्ट इंडियन जो ओशियन ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन होता है उसकी इंटेंसिटी को काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है लानिना। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की बात करेंगे, कुछ पैसिफिक आइलैंड्स हैं, और साउथ अमेरिका की बात करेंगे, यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो काफी मतलब यहाँ पर वो हो जाती है ज्यादा, मतलब नहीं, यहाँ पर काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इन सब चीजों के कारण यहाँ पर चीजें मतलब रिड्यूस होने के कारण इन सब एरियाज के अंदर यहाँ पर प्रॉपर्ली बारिश नहीं हो पाती है। तो आई होप आप यहाँ पर बेसिक चीजें समझ गए कि लानिना का कंडीशन जब भी आएगा इसका मतलब क्या होगा कि इंडिया के अंदर मोर देन मतलब एवरेज से ज्यादा रेनफॉल आएगी, और जब भी एल नीनो का कंडीशन आएगा तो इंडिया के अंदर ड्रॉट्स आएंगे। बस आपको ये दो चीजें तो हमेशा प्रीक्ली ध्यान रखना है। जितने मैकेनिज्म है उसको हम एक अलग वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर आपको जो बेसिक चीज समझनी है वो ये है कि एल नीनो का कंडीशन जब भी आएगा इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर ड्रॉट्स आएंगे। ठीक है, और जब भी लानिना कंडीशन आएगा इसका मतलब है इंडिया के अंदर फ्लड्स आएंगे, या फिर मतलब रेनफॉल जो है अबव से मतलब एवरेज से ऊपर होगा। ठीक है, आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ जो लास्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करनी है दैट इज अबाउट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको हम प्रॉपर्ली समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉन्टेक्स्ट ये है कि यूएस ने पहली बात तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को अप्रोच किया है। उसने ये बोला है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो लगातार अपने मिसाइल की टेस्टिंग वगैरह करता जा रहा है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ज्यादा सैंक्शंस लगाने होंगे। तो इन सब चीजों के लिए यहाँ पे यूएस जो है डायरेक्टली यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के पास पहुंच गया है। और अगर आप यूएस की बात करेंगे, यूएस ने ऑलरेडी यूनिलेटरल सैंक्शन जो है नॉर्थ कोरिया के मिसाइल लॉन्चेस के ऊपर ऑलरेडी लगाए हुए हैं।
अब क्या होता है ये पर्टिकुलर सैंक्शंस? यूनिलेटरल सैंक्शन का सीधा सा मतलब यह है कि यूएस ने डायरेक्टली बोला है कि पहली बात तो हम नॉर्थ कोरिया से कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, और सेकंड चीज, कोई और कंट्री अगर नॉर्थ कोरिया के साथ ट्रेड करेगा तो हम उसके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। इसका सीधा सा मतलब होता है यूनिलेटरल सैंक्शंस का, ठीक है। अब और जब इन्होंने सैंक्शंस लगाए यूएस ने, तो यूएस ने क्या किया, नॉर्थ कोरिया की टोटल 6 कंपनीज उसको पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर दिया, मतलब रोक दिया, उसके ऊपर कोई भी फंडिंग वगैरह नहीं हो सकती है किसी भी टाइप की। सेकंड, रशिया की एक कंपनी और रशिया के एक फर्म और साथ ही साथ ईरान के कुछ सॉरी चाइना के कुछ कंपनीज थी, उनको यहां पर पूरी तरीके से सैंक्शंस लगाने स्टार्ट कर दिया। बिकॉज यहां पर जो यूएसए है उसका कहना यह है कि नॉर्थ कोरिया तक जो ये न्यूक्लियर जो चीजें पहुंच रही है ना, वो रशिया और चाइना मिलकर पहुंचा रहे हैं। इसी चीज के कारण यहां पर नॉर्थ कोरिया के साथ साथ रशिया और जो चाइना के कुछ कंपनीज हैं उनके ऊपर भी ब्लैकलिस्टिंग लगाई गई है, मतलब उनके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए गए। अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करेंगे तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जो रेजोल्यूशंस है उसने ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल रेजोल्यूशंस ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट लगाए हुए हैं, जहां पर उनको किसी भी टाइप का अगर बैलिस्टिक मिसाइल की एक्टिविटीज अगर वो मतलब उनके अगेंस्ट करने के अगेंस्ट उनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं, मतलब वो किसी भी टाइप के बैलिस्टिक मिसाइल को चेक नहीं कर सकते, मतलब टेस्टिंग नहीं कर सकते, और साथ ही साथ जो बैलिस्टिक मिसाइल के ऊपर जो न्यूक्लियर वेपन्स को लगाकर वो लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी सैंक्शंस लगाए हुए हैं, ठीक है। तो नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी भी टाइप की मिसाइल को टेस्ट करने के लिए पूरी तरीके से सैंक्शंस लगाए हुए हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब देखिए 6 महीने तक तो जो नॉर्थ कोरिया था पूरी तरीके से चुप था, उसने कुछ भी नहीं किया था, पर अचानक से ही नॉर्थ कोरिया ने फिर से यहां पर मिसाइल टेस्टिंग करना रिज्यूम कर दिया सितंबर 2021 के महीने में। वहां पर क्या हुआ, उन्होंने कुछ न्यू मिसाइल्स जो डेवलप किए थे उसको लगातार उन्होंने टेस्ट करना स्टार्ट किया, और यहां तक कि उन्होंने कुछ ऐसे न्यूक्लियर कैपेबल वेपन्स भी टेस्ट किए हैं जो कि साउथ कोरिया और जापान दोनों को उसके टारगेट के अंदर लेकर आते हैं। तो आपको ये चीज समझ आ गई कि नॉर्थ कोरिया के जो दो मेन टारगेट्स कौन कौन है, साउथ कोरिया जिससे उसका ज्यादा प्रॉब्लम है, और जापान। जापान जो है साउथ कोरिया दोनों ही यूएस के अलाइज हैं, इसलिए यूएस यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को, इन दोनों के इंटरेस्ट को यहाँ पर रोकने के लिए नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट लगातार एक्शंस ले रहे हैं। अब देखिए इसके अलावा जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगाने स्टार्ट किए, तो बदले में नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर उनको कॉन्सिक्वेंसेस का वार्निंग दे दी। मतलब नॉर्थ कोरिया ने यहाँ पर एक स्टेटमेंट इशू किया जहां पर उन्होंने ये बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के को इसने वार्निंग दी है कि अगर आप हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर आओगे, मतलब अगर आप किसी भी तरीके से नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट कुछ बोलोगे, तो हम इस चीज को मतलब प्रॉपर्ली चुपचाप सुनेंगे नहीं, ठीक है, ऐसा नॉर्थ कोरिया ने बोला है। अब देखिए नॉर्थ कोरिया का यहां पर एक स्टेटमेंट है, नॉर्थ कोरिया बोलता है कि आप यहां पर डबल डीलिंग स्टैंडर्ड क्यों कर रहे हो। इसका मतलब यह है कि नॉर्थ कोरिया का कहना यह है कि अगर आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो तो आप हर एक कंट्री को बोलो कि वो न्यूक्लियर मतलब जो मिसाइल है उसको यूज ना करे, सिर्फ हमें क्यों बोल रहे हो आप, ठीक है, ये बोलना है। बिकॉज अगर आप यूएसए को देखोगे, यूएसए जो है, यूके है, साउथ कोरिया, जापान है, बाकी जितने भी अलाइज हैं, वो लोग कंट्री भी तो अपनी अपनी कंट्री के अंदर न्यूक्लियर मिसाइल की टेस्टिंग करते ही हैं, तो आप उनको मना नहीं करते हो। बट नॉर्थ कोरिया जब भी कुछ करता है तो आप उनको वो करने लगते हो, आप उनको मतलब हमेशा रोकने लगते हो। तो इसका एक्जैक्टली रीजन क्या है, ये नॉर्थ कोरिया का मेन क्लेम है, ठीक है, जो उसने बोला कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को यहाँ पे डबल डीलिंग नहीं करनी चाहिए, यहाँ पे हर एक कंट्री को बोल, अगर बोलना है तो आप सबको बोलो या फिर किसी को मत बोलो। तो ये मेन इशू था हमारा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन समझते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखिए जब यूएन का चार्टर साइन हुआ था 1945 में, तो उसके अंदर टोटल 6 मेन ऑर्गन्स बनाए गए थे। आपको याद है कौन कौन से 6 ऑर्गन्स है? देखिए एक तो हो गया आपका यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल, सेकंड है आपका यूएन का जनरल असेंबली, थर्ड है इकोसॉक। इकोसॉक क्या होता है? दैट इज कॉल्ड एज यूएन का इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ इज कॉल्ड एज ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। फिफ्थ इज कॉल्ड एज इंडियन कोर्ट ऑफ सॉरी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, एंड फाइनली वी हैव यूएन का सेक्रेटेरिएट। तो ये टोटल 6 ऑर्गन्स होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए जो सिक्योरिटी काउंसिल होता है, ये एक ऐसा ऑर्गन है जिसके पास पावर है टू मेक डिसीजंस, वो कोई भी डिसीजंस वगैरह ले सकता है, और इन डिसीजंस को जितने भी मेंबर स्टेट है उन सबको फॉलो करना होता है, ये ऑब्लिगेशन होता है, मतलब ये चीज मानना ही मानना होता है, ठीक है। ऐसा चार्टर के अंदर लिखा हुआ है, यूएन के चार्टर के अंदर लिखा हुआ है। अगर आप इसके मेंबर्स की बात करेंगे, टोटल इसके 15 मेंबर्स होते हैं, मतलब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल एक बार में सिर्फ 15 मेंबर हो सकते हैं, ध्यान रखना। उसमें से कुछ परमानेंट होते हैं, कुछ नॉन परमानेंट होते हैं। जिसमें से परमानेंट जो होते हैं टोटल 5 होते हैं, वो हमेशा से मेंबर 1945 में जब बने थे तब से वो लोग मेंबर्स हैं, और 10 टोटल नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। हर साल अगर आप बात करेंगे तो हर साल यहाँ पर जनरल असेंबली में 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स की यहाँ पर वो इलेक्शन होता है। देखिए 5 क्यों, अब समझिए जो ये 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं ना, इनकी यहाँ पर जो टेन्योर होता है वो 2-2 साल का होता है, मतलब 2-2 साल के लिए उनको बनाया जाता है, और हर 5 साल में जो मतलब जो न्यू जो नेशन से उनको इंक्लूड किया जाता है, और 5 को यहाँ पर हटाया जाता है, ठीक है। जिसका भी टेन्योर खत्म हो गया उसको यहाँ पर हटा करके न्यू 5 मतलब मेंबर्स को यहाँ पर चूज किया जाता है, और फिर से अगले साल 5 को फिर से चूज किया जाएगा। ऐसे ऐसे चीज मूव करता रहता है, हर एक को 2-2 साल का टर्म मिलता है। लेकिन जो परमानेंट मेंबर्स है उनकी प्रेसिडेंसी यहाँ पर पूरी, मतलब उनकी जो मेंबरशिप है वो पूरी तरीके से परमानेंट है। अगर आप प्रेसिडेंसी की बात करेंगे तो हर एक मेंबर, देखिए टोटल जो 15 मेंबर्स है ना, जो परमानेंट मेंबर्स है प्लस जो नॉन परमानेंट मेंबर्स है, दोनों को यहाँ पर चांस मिलता है। हर एक मतलब जो कंट्रीज हैं वो यहाँ पर प्रेसिडेंसी मतलब वो करती है, अज्यूम करती है एक महीने के लिए। आपको ध्यान रखना है इसका जो टर्म है दैट इज ओनली फॉर 1 मंथ। और ये चूज कैसे होता है? ये चूज होता है इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से।
इसका मतलब क्या है, मान लीजिए जो भी 15 नेशंस है ना, उसमें ए बी सी डी के हिसाब से, मतलब जो भी मेंबर्स हैं, ए के बाद अगर बी आता है, तो अगर कोई कंट्री ए जिसका नाम ए से आता है, अगर वो अभी प्रेसिडेंट है, तो अगला कंट्री वो बनेगा जो कि बी से आएगा, देन सी से बनेगा, देन डी से बनेगा, यानी कि अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर है, स्पेशली जो अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी को देखेंगे तो उस पर्टिकुलर बेसिस पे ही यहाँ पर प्रेसिडेंसी चूज होती है, और ये पूरे के पूरे 15 मेंबर स्टेट्स के बीच में रोटेट होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ परमानेंट मेंबर्स यहाँ पर प्रेसिडेंट बन सकते हैं या फिर सिर्फ नॉन परमानेंट बन सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। परमानेंट प्लस नॉन परमानेंट दोनों ही यहां पर मेंबर्स बन सकते हैं, ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अब सेकंड देखिए, अब जो भी उस पर्टिकुलर साल का जो प्रेसिडेंसी होता है, मतलब सॉरी उस पर्टिकुलर मंथ का जो भी होता है ना, उसे बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, उस पर्टिकुलर महीने के लिए। अब देखिए, जो प्रेसिडेंट होता है एक पर्टिकुलर महीने का, उसका काम ये होता है कि वो सारे के सारे एक्शन जो भी उस काउंसिल के अंदर लिए गए ना, उसको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट करेगा, जितने भी पॉलिसी डिस्प्यूट्स हुए उनको प्रॉपर्ली सॉल्व करेगा उस पर्टिकुलर महीने के लिए, और अगर किसी भी दो ग्रुप के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहा है, तो वहां पर डिप्लोमेट की तरह फिर इंटरमीडिएट की तरह उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। ऐसा प्रेसिडेंट का काम होता है। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया प्लस ब्राजील जो है, ये दोनों साथ में मिलकर कुछ यहां पर रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, कुछ इन्होंने रिफॉर्म्स प्रपोज किए। तो हम समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या है वो रिफॉर्म्स। टोटल 5 रिफॉर्म्स यहां पर प्रपोज किए गए। पहला बोला है कि जो मेंबरशिप की आपने जब दी हुई है, तो इस मेंबरशिप को पहली बात तो आप मतलब इसको चेंज करो। आपने सिर्फ 15, पहली बात तो आपने सिर्फ 15 मेंबर्स यहां पर रखे हुए हैं, बट यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर और भी मेंबर्स होने चाहिए, तो पहली बात तो इसको इंक्रीज करने को बोला जा रहा है। सेकंड चीज बोला गया है कि सिर्फ 5 ही मेंबर्स के पास यहां पर वीटो पावर क्यों है। वीटो पावर का सीधा सा मतलब होता है कि वो 5 कंट्रीज किसी पर्टिकुलर बिल को मतलब पास करने से मना कर सकते हैं, मतलब दे हैव अ राइट टू रिजेक्ट, बेसिकली आप ये कह सकते हैं, ठीक है। राइट टू रिजेक्ट का मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर बिल पे अगर उन्होंने वीटो लगा दिया, मतलब उसको मना कर दिया, तो वो बिल पास नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी कि सोचिए, अगर बाकी 14 मेंबर्स मान रहे हैं, बट यहां पर सिर्फ एक कंट्री जो कि एक परमानेंट मेंबर है, उसने अगर वीटो लगा दिया, तो वो पर्टिकुलर बिल पास नहीं हो पाएगा। तो इंडिया का कहना यह है कि आप सिर्फ इन 5 मेंबर्स को क्यों वीटो दे रहे हैं, हमें क्यों नहीं दे रहे हैं, फिर जो और इस चीज को एक्सपेंड क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर वीटो मिलनी चाहिए ना। थर्ड इज कि रीजनल रिप्रेजेंटेशन की जो बात की है, उसको इंक्रीज करने की बात की गई। इसका मतलब है कि एशिया से यहां पर सिर्फ मिला के टोटल 2 सीट्स दी गई, मतलब एशिया से आप सिर्फ 2 सीट्स ले सकते हैं। ये एशिया इतनी बड़ी कंट्री, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, यहां से अगर आप सिर्फ 2 सीट्स देंगे तो कैसे काम चलेगा, यहां पर इसको और ज्यादा आपको इंक्रीज करना होगा। फोर्थ, जितने भी काउंसिल है, पहली बात तो उसके साइज को इंक्रीज करना है। टोटल 15 मेंबर्स हैं, इस 15 मेंबर्स को यहां पे इंक्रीज करना है, और जो उसके वर्किंग मेथड्स हैं, इसको और ज्यादा इंक्रीज करना है, इसको एनहांस करना है। और फाइनली बोला है कि सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली जो है, दोनों यूएन की बॉडीज हैं, दोनों को यहां पर साथ में मिलकर काम करना होगा, अपने रिलेशनशिप को यहां पर और इंप्रूव करना होगा। सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर यहां पर सिर्फ 15 मेंबर्स है, यूएन सिक्योरिटी जो यूएन जनरल असेंबली है उसमें 190 प्लस मेंबर्स हैं। इन दोनों को अगर ये 15 मेंबर्स और ये 100 मतलब 190 कंट्रीज जो हैं, ये दोनों अगर साथ में मिलकर काम करेंगे, तो और ज्यादा बेटर डिसीजन यहां पे लिए जा सकते हैं। ऐसा इंडिया का प्रपोजल है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इंडिया को यहां पर क्यों परमानेंट मेंबरशिप मिलना चाहिए। इंडिया यहां पर बताता है कि हमें एक परमानेंट मेंबरशिप की तरह आप उसको हमें इंक्लूड करो। जो P5 है उसको चेंज करने की मतलब अब वो मतलब एक टाइप का टाइम आ गया है जहां पर और भी कुछ कंट्रीज को यहां पर परमानेंट मेंबर्स की तरह यहां पे इंक्लूड करना है। तो यहां पर इंडिया का केस कैसे कैसे पिच कर सकते हो आप। अगर आपको कभी भी कोई क्वेश्चन आता है मेंस के अंदर या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्यों आप इंडिया को ये पर्टिकुलर मेंबरशिप देना चाहते हो, ठीक है, तो उसके कुछ रीजन है। पहला समझिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल जब यूनाइटेड नेशन बनता है 1945 में, तो इंडिया उसके पहली बात तो एक फाउंडिंग मेंबर था। तो इंडिया यूनाइटेड नेशन का सपोर्टर रहा है स्टार्टिंग से ही, तो अगर वो स्टार्टिंग से रहा है तो ऑब्वियसली इस चीज के लिए इसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। सेकंड चीज, अब देखिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक पीस कीपिंग ऑपरेशन होता है। पीस कीपिंग ऑपरेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर कोई भी किसी टाइप का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इस कॉन्फ्लिक्ट के टाइम में वहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की फोर्सेज आती हैं। फोर्सेज का मतलब है सिंपली जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब जाती है, जहां पर जो इसके मेंबर्स है, यानी कि जो पीस कीपर्स है ना, ये यूएन के जो मेंबर्स होते हैं उसी में से आते हैं। मतलब जितने भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर है, वो अपने अपने फोर्सेस इस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर मतलब यूएन के पास भेजते हैं, और यूएन फिर उन फोर्सेस को अलग अलग जगहों पर भेजती है। अब इंडिया जो है वो ये जो देखिए जो P5 कंट्रीज है ना, जितने भी जो P5 कंट्रीज है, वो जितनी सब मिलाकर जितनी फोर्सेस देती है ना, उनसे ज्यादा फोर्सेस मतलब उनसे दोगुना फोर्स इंडिया अकेले देता है पीस कीपिंग के लिए। मतलब इंडिया इस पर्टिकुलर चीज में बहुत ही हाइपर एक्टिव है, बहुत अच्छे से काम करता है। इस चीज के लिए भी आपको इंडिया को यहां पर परमानेंट मेंबरशिप देनी चाहिए। थर्ड चीज, इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को लगातार वो अपहोल्ड करता है। सेकंड चीज, इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि उसको रिप्रेजेंटेशन करने के लिए यहां पर प्रॉपर एक परमानेंट मेंबरशिप की जरूरत है। फोर्थ चीज, इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है। देखिए ये चीज कहां से आई, ये चीज ऐसे आई कि बिकॉज जो बाकी जितने भी 5 कंट्रीज हैं, वो पांचों भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं, और उनको इसी चीज के कारण उनको उस टाइम में मतलब परमानेंट मेंबरशिप दिया गया था, बिकॉज उस टाइम वो पांचों कंट्री न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स थे। द पॉइंट इज कि अब तो इंडिया भी है, तो आप इंडिया को क्यों नहीं दे रहे, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, जितने भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसे आप डेवलपिंग कंट्रीज बोल सकते हो, उन सबका अनडिस्प्यूटेड लीडर है इंडिया। अगर आप नैम मूवमेंट देखेंगे, जो नॉन अलाइंड मूवमेंट जो कि जेएल नेहरू ने स्टार्ट किया था, ठीक है, उस टाइम G77 जो एक टाइप का जो जितने भी डेवलपिंग इकोनॉमीज उनका एक ग्रुपिंग है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, यूएन जनरल असेंबली के अंदर, सॉरी, इसका एक अनडिस्प्यूटेड लीडर की तरह यहां पर इमर्ज हो रहा है, ठीक है, इंडिया। तो
एक लीडर को यहाँ पर आपको परमानेंट मेंबरशिप देना ही होगा, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जिसको आप डायरेक्टली पिच कर सकते हो कि क्यों इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक और जो बाकी जितने भी टॉपिक्स थे वो प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आज के कुछ क्वेश्चन है जिसे आप ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में ट्राई कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एनिग्मा इज अ डायमंड फ्रॉम आउटर स्पेस फाउंड फ्रॉम बेरियर एस्टेरॉइड। Second question is the name black diamond is a misnomer because they are actually white in color. Third question is electric vehicle sector allows 100% FDI in automatic route. The fourth question is that La Nina causes drought conditions in India. The fifth question is presidency in UN Security Council is decided on the basis of alphabetical order. ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में इसका आंसर करने हैं। जो कल के क्वेश्चन थे उससे हम रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट यमन हैज बॉर्डर्स विद बोथ सऊदी एंड ईरान। देखिए ये गलत स्टेटमेंट है, आपको याद होगा। देखिए यहाँ पर अगर यमन है तो यहाँ पे पहली बात तो ओमान है, ठीक है, ओमान है, और यहाँ पर आपका सऊदी है। तो यमन का जो बॉर्डर है वो डायरेक्टली सऊदी के साथ लगता है, बट ईरान यहाँ पर काफी दूर है, ईरान यहाँ पर है, ठीक है। तो ईरान काफी दूर है, तो ईरान के साथ नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सऊदी के साथ इसका बॉर्डर है, ओमान के साथ इसका बॉर्डर है। सेकंड क्वेश्चन, ऑपरेशन राहत जो था इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू अटैक ऑन हाउथी रेबल्स इन यमन। जी नहीं, गलत स्टेटमेंट है। देखिए राहत वर्ड जो है उससे समझ जाएंगे आप, राहत का मतलब होता है रिलीफ। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन राहत है वो उसको इंडिया ने लॉन्च किया था जब 2015 के अंदर जो यमन की कंडीशन जब खराब हो गई थी ना, उस टाइम अपने लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन राहत को लॉन्च किया गया था। मतलब जितने भी इंडियंस वहां फंसे हुए थे उनको वहां से वापस लेकर इंडिया में लाने के लिए इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। थर्ड क्वेश्चन, जो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिपब्लिक डे परेड। जी हाँ, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो आरडी परेड होता है उसको जो प्रॉपर्ली उसको ऑर्गेनाइज कराने का जो जिम्मेदारी होती है वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के पास होती है। फोर्थ क्वेश्चन, जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर डिस्प्यूट है इट गोज बैक टू 1947 एग्रीमेंट। जी नहीं, ये 1835 का एग्रीमेंट हुआ था, आपको याद होगा। 1835 के अंदर एक ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में एक एग्रीमेंट होता है आफ्टर नेपाल, जो एंग्लो नेपाल वॉर के बाद में, मतलब ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट होता है जहां पर जो काली रिवर थी उसके नीचे वाला पार्ट जो है वो इंडिया को दिया गया था, उसकी जो ऊपर वाला पार्ट है वो नेपाल को दिया गया था, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन वाज दैट currently more than 90% of the rare earth metals are produced by China। जी हाँ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। The actual figure is 97%। मतलब चाइना को यहाँ पर 97% अकेला वहां पे प्रोड्यूस करता है जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और 2% के आसपास यूएस करता है, और बाकी जो कंट्रीज है वो अराउंड सिर्फ 1% करती है। इसी चीज को यहाँ पर चेंज करने के लिए यूएस ने यहाँ पर बोला है कि हम अपनी खुद की कंट्री के अंदर अब रेयर अर्थ जो मेटल्स हैं उसको हम प्रपोज करना मतलब स्टार्ट करेंगे, उसको फिर से हम यहाँ पर बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर्ली समझ आ गए, और जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं आई होप आपको वो भी सारे टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। आपको अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में लिख सकते हैं, मुझसे जल्दी से जल्दी मैं उससे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।